तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज की थी मॉड्यूलस से रिलेटेड, और लास्ट जो हमने आइडेंटिटी प्रूव की थी वो ये थी Z1 + Z2 mod स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 mod स्क्वायर 2 टाइम्स mod ऑफ Z1 स्क्वायर mod ऑफ Z2 स्क्वायर। यही है लास्ट। यस सर। तो mod ऑफ A प्लस रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस mod ऑफ A माइनस रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर mod of A plus B mod of A minus B is true for every AB which are complex numbers। शायद यही क्वेश्चन होना चाहिए, देखते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, मैंने इसलिए जो यूज होने वाली आइडेंटिटी है वो ऊपर लिख दी है। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको Z1 मान लेते हैं, A प्लस रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को Z1, और Z2 मान लेते हैं A माइनस रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली टर्म है मॉड Z1, दूसरी टर्म है मॉड ऑफ Z2। ऐसा करते हैं, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो होल स्क्वायर क्या होगा आपके हिसाब से? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई ये ठीक है? यस सर। अच्छा, तो फिर इसे क्या लिख सकते हैं, इतने हिस्से को? ऊपर वाली इक्वेशन को आप कोई नंबर डाल दीजिए अब, सी डी। So Z1 plus mod Z1 plus Z2 square plus mod Z1 minus Z2 square. हाफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस हाफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इसको Z1 इंटू Z2 मॉड लिख सकते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? सर 2A। तो 2A मॉड स्क्वायर। Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम, और Z1 इंटू Z2 करिए तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मॉड। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक हो गया। तो देखिए पहला आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ A स्क्वायर, ये भी 2 टाइम्स मॉड ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और लास्ट में 2 टाइम्स B स्क्वायर मॉड। लेकिन हमने आज पढ़ा है कि मॉड Z स्क्वायर या Z स्क्वायर मॉड बराबर होता है ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो A और B भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो लास्ट वाले को क्या लिख देंगे? मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A प्लस B A माइनस B, ऐसा हो जाएगा। फिर बीच वाली टर्म को लास्ट में लिख दिया है। आप लोग समझ पा रहे हैं यहां तक? अच्छा, तो फिर अब इसमें फिर वही लगाइए जो सबसे ऊपर लिखी हुई आइडेंटिटी है, क्योंकि A और B भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो जो सबसे ऊपर लिख दिया है उसके हिसाब से बताइए प्लीज अब क्या लिखना चाहिए मुझे।
Z1 Z2 की जो A और B है, मॉड A प्लस बी स्क्वायर प्लस मॉड A माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ A प्लस बी मॉड ऑफ A माइनस बी। तो मॉड ऑफ A प्लस बी प्लस मॉड ऑफ A माइनस बी, इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड क्या है, मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर है। देखिए हमने यहां से शुरू किया था, इसको हमने एक्स्ट्रा स्क्वायर ले आए, तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, सभी मॉड वाली क्वांटिटीज हैं, नॉन नेगेटिव भी आना है, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 कितना आ जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ A प्लस बी और मॉड ऑफ A माइनस बी। तो Z1 की जो क्या रखेंगे आप, फिर ओरिजिनल वैल्यू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस A माइनस रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ A प्लस बी प्लस मॉड ऑफ A माइनस। तो ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। तो ये सारी आइडेंटिटी जरा ध्यान से देखिए, ये जो सबसे ऊपर मैंने लिख दिया था आज, इसका 2 बार एप्लीकेशन करने पे बन जाता है बस। एक यहाँ पर आपने अप्लाई किया है और एक नीचे यहाँ पर अप्लाई किया है, बस हो गया। सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो इसके बाद मेरे ख्याल से मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला लिया होगा आइडेंटिटी ना। Yes, sir. तो उसे प्रूफ कर लेते हैं। नंबरिंग क्या है उसकी, कौन से नंबर पे है वो? 13, sir. अच्छा ठीक है, तो 13 नंबर पे अब हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टिसेज हैं, सपोज ये A है, इसके कोऑर्डिनेट Z1 है, ये B है, ये Z2 है, और ये C है और ये Z3 है। Let ABC be an equilateral triangle। तो मैंने एक रिजल्ट लिखा है पिछले लेक्चर में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें प्रूफ करना है सिग्मा Z1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा Z1 Z2। तो ये पहला जो तरीका मैं ले रहा हूं बच्चों, ये थोड़ा लंबा तरीका है। कार्टेशियन अप्रोच होती है वो लंबा मेथड होता है, कार्टेशियन के मुकाबले हम पोलर यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा छोटा है, पोलर में भी हम मॉड वाला यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा फिर भी लंबा है, और जब लास्ट में आर्ग्यूमेंट वाला मेथड यूज करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। उसके लिए थोड़ी देर इंतजार करिए, पहले लंबे मेथड से करते हैं। देखिए प्लीज, 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी का सेंस है उसको समझिए पहले। यहां पर अगर आपके पास कभी भी Z1 जो है x1 प्लस आयोटा टाइम्स y1 है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 y1 है, और Z2 आपके पास x2 प्लस आयोटा टाइम्स y2 है, आप इसे x2 y2 लिख सकते हैं। तो Z1 माइनस Z2 x1 माइनस x2 प्लस y1 आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। तो अगर मैंने Z1 माइनस Z2 मॉड कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये है डिस्टेंस, फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2, है या नहीं? सोचिए तो फॉर्मूला यही होता था। Yes, sir. तो 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो Z1 माइनस Z2 मॉड। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका फॉर्मूला है वो थोड़ा लंबा है,
और ट्रॉम्पलेट्स का वही फॉर्मूला काफी हद तक कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा सा है, तो डिस्टेंस हम इस तरह से लिखते हैं। चलिए, तो फिर अब मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, और यहाँ पर बताइए, अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो जाहिर सी बात है जितनी दूरी ए और बी के बीच है उतनी ही बी और सी, और उतनी ही सी और ए के बीच की दूरी है। तो जितना Z1 और Z2 के बीच की दूरी है, Z1 माइनस Z2 मॉड, उतना ही Z2 माइनस Z3 होगा, और उतना ही Z3 माइनस Z1 मॉड। आप लोग सहमत हैं इस बात से? क्योंकि आपने अभी सीखा 2 पॉइंट Z1 Z2 के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, Z1 माइनस Z2 मॉड। तो A और B के बीच की दूरी या तो Z1 माइनस Z2 मॉड या Z2 माइनस Z1 मॉड, एक ही बात है वो। तो आप लोग सहमत हैं यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसे सभी का स्क्वायर कर दूं, एक्स्ट्रा स्क्वायर 2 माइनस 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। अब इसके बाद हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे कि हमने पढ़ा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर का मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट, ऐसा पढ़ा है? Yes, sir. मॉड जेड स्क्वायर Yes, इक्वल टू जेड जेड बार। तो प्लीज आप इसको Z1 माइनस Z2 को पहले टर्म में Z समझिए। तो आप क्या लिखेंगे? अब मॉड हटाने का तरीका है, तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 minus Z2 Z2 बार कंजुगेट, ऐसे ही Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3 बार, ऐसे ही Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 बार। देखिए कितना शानदार तरीके से हमने मॉड एलिमिनेट कर दिया, मॉड है ही नहीं अब, लेकिन कंजुगेट तो है। हमें तो आंसर में कंजुगेट भी नहीं लाना है, तो देखिए कैसे करें। Z1 माइनस Z2 ऐसे ही रहने देते हैं, और ये इंडिविजुअल बार हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार, ऐसे ही Z2 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z3 इंडिविजुअल बार, और ऐसे ही Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 बार। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हमने इसे सॉल्व करना है। हम ऐसे करते हैं कि शुरू की 2 टर्म को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, we did, तो बच्चों ये आ गया Z1 माइनस Z2 Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3 बार। अब हमें ये बार हटाना है, तो देखिए कितना शानदार तरीका है। बार वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। डाल दिया सर। Z1 माइनस Z2 अपॉन, यहाँ राइट साइड वाला बार नीचे ले आइए, Z2 बार माइनस Z3 बार, और इधर Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। चलिए, तो बहुत ऑर्डिनरी चीजें हैं। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा अलजेब्रा के रिजल्ट की जरूरत है। कभी भी A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी है, तो लैम्डा टाइम्स A प्लस म्यू टाइम्स C करेंगे अगर, तो लैम्डा टाइम्स B प्लस म्यू टाइम्स D भी कर सकते हैं। दिस इज ट्रू फॉर एवरी लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू R। आपको याद हो तो मैंने 3D पढ़ाते समय यूज किया होगा ऐसा। Yeah. नहीं है याद तो कोई बात नहीं, लेकिन तब किया था, मतलब इसका यूज। 2 फ्रैक्शन बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लायर चूज करते समय भी लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर आप लोगों को याद हो।
Yes, sir. अच्छा, तो ये बच्चों मैंने तो इन जनरल बताया, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर लैम्डा और म्यू केवल 1 1 लेने हैं। 1 1 लेने हैं तो लैम्डा म्यू तो मतलब ऊपर के न्यूमरेटर जोड़िए, तो Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3, ऐसा ही नीचे भी कर देते हैं फिर, Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस Z1 बार माइनस Z2 बार। तो देखिए प्लीज, पहली टर्म थी हमारी Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार, और लास्ट टर्म जो आ रही है ये सॉल्व हो गई, ये क्या आ रही है, मैं इसको लिख रहा हूँ, Z2 ऊपर से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा, Z1 minus Z. और नीचे नीचे क्या बचेगा, ठीक है। Yes, ऊपर sir. है Z1 माइनस Z3 और नीचे भी Z1 बार माइनस Z3 बार, तो साइक्लिक ऑर्डर के लिए दोनों में माइनस कॉमन ले लिया। कौन लिखे दो दो बार, तो मैंने लिख दिया ऐसा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आ गया. ये टर्म ये वाली है और ये बीच वाली टर्म गायब कर दी मैंने, हो गया। 3 थी तो सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाली टर्म लिख दी। इक्वेशन 1 में मैंने शुरू की 2 टर्म ली थी बच्चों, और वहां से ये रिजल्ट निकाल दिया। अब मैं इक्वेशन 1 की लास्ट की 2 टर्म ले रहा हूं, 18 लास्ट 2 टर्म्स of equation 1 we get, तो क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार, और लास्ट टर्म Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 बार, इक्वेशन नंबर 3। क्या यही है? Yes, sir. ठीक हो गया, फिर अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं, तो जरा देखिए, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट को राइट से, तो क्या हो जाएगा, So denominator cancel. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 and 3 we get Z2 बार माइनस Z3 बार, 8 में नीचे है 8 में ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3, और इधर क्या बचेगा, Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो बार भी हटा दिया हम लोगों ने। बार हटाने का प्रोसीजर दोबारा समझते हैं। इक्वेशन 1 के बाद मैंने शुरू की 2 टर्म ली और एक बहुत बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा दी बस, तो कोई नया रिजल्ट आ गया जो इक्वेशन 2 है। और फिर इक्वेशन 1 की लास्ट की 2 टर्म को डायरेक्टली लिखी है और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया है। आप लोग समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें आप, तो एक पहला रिजल्ट तो डायरेक्टली आ जाता है। आप इसको सॉल्व करें तो आपको ये मिल जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। सीधे सीधे सॉल्व करना है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, या शॉर्ट में कई लोग ऐसा लिखते हैं, सिग्मा Z1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा Z1 Z2, एक ही बात हुई। एक तो प्रूफ ये हो गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बच्चों ये आइडेंटिटी यूजफुल है, हाँ, काफी जो लिखा है। दूसरा आंसर इससे क्या आ सकता है, देखिएगा, ये बड़ा शानदार रिजल्ट है।
जिस इंसान ने भी सोचा, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन ए मैंने क्या किया, राइट साइड में z3 माइनस z1 का होल स्क्वायर है, उसे लेफ्ट ले आया, तो 1 अपॉन z3 माइनस z1। तो राइट साइड में क्या बचा, z3 माइनस z1 एक और बचा, और लेफ्ट वाला ले आओ नीचे, z1 माइनस z2 और z2 माइनस z3। बच्चों ये समझ में आई लाइन, तो समझ लो फिर आ गया सब। इक्वेशन ए से ये Yes. कैसे लिखा है, सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा Yes. बच्चों, राइट साइड में ऊपर माइनस कॉमन ले लो, z3 माइनस z1 है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बना, z1 माइनस z3। Yes, sir. तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, Yes, sir. नीचे z1 माइनस z2 और z2 माइनस z3। प्लीज ध्यान दीजिए, अलग अलग कर लें तो क्या बन जाएगा, पहली टर्म z1 माइनस z2 अपॉन दिस, तो वो z1 माइनस z2 कट जाएगा, क्या बचेगा, So Z2 minus Z3. और लास्ट में z2 माइनस z3 अपॉन 1 upon Z1 minus. सबको एक तरफ ले आओ भाई, तो 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 अपॉन z2 माइनस z3 1 अपॉन z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। उसी रिजल्ट से ये भी ला सकते हैं, या शॉर्ट में आप ऐसे 1 अपॉन सिग्मा z1 माइनस z2 इक्वल टू 0। तो एक आइडेंटिटी इक्विलेटरल ट्रायंगल के मामले में बहुत शानदार है, एप्लीकेबल भी है, कई जगह लगा सकते हैं हम इसे। यहां तक मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, सभी प्रूफ हो गए। अब हम लोग आर्गुमेंट वाला जो अप्रोच है उस पे जाते हैं। तो आर्गुमेंट वाली अप्रोच में कैसे करें, अब उसको देखिएगा। 14 है अब इसके बाद। Yes, sir. तो हमें ये प्रूफ करना है शायद, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल टू आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। इन जनरल प्रूफ तो बहुत ही आसान है। आप मान लीजिए z1 इक्वल टू r1 e टू द पावर i थीटा 1। तो आप ही बताइए कि आर्गुमेंट z1 कितना है, थीटा 1। Yes, sir. अच्छा, z2 मान लीजिए r2 e टू द पावर i थीटा 2। तो फिर यहाँ से आर्गुमेंट z2 कितना हो जाएगा, Theta 2. थीटा 2। ठीक हो गया। अगर मैं z1 इंटू z2 करूं, दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा या नहीं। Yes, sir. अब इसका अगर मैं आर्गुमेंट दूं, आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो कितना आएगा फिर, So theta 1 plus theta. बस हो गया। थीटा 1 का मतलब आर्गुमेंट z1, थीटा 2 का मतलब आर्गुमेंट z2। इसका मीनिंग समझना ज्यादा जरूरी है कि मतलब वो तो ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ हो गया और जनरलाइज किया जा सकता है फाइनाइटली। जो ज्यादा जरूरी चीज है वो बताता हूं। सपोज मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है z1
ये है Z1, ठीक है, और 8 मान लेते हैं Z2। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है आप उस पर जरा सा ड्रॉ करिए। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये आप जब ये दोनों का प्रोडक्ट होगा तो जितना आप यहां पर देखिएगा Z इक्वल टू R e की पावर I थीटा को और समझने की जरूरत है। क्या ऐसे लिखा जा सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को? क्योंकि जो R है Yes, वो sir. मॉड ऑफ Z है और e की पावर I थीटा मतलब आर्गुमेंट Z है। आप बात समझिए प्लीज, जब आप प्रोडक्ट कर रहे हैं ना तो आर्गुमेंट Z1 Z2 का आर्गुमेंट कितना, मॉड कितना आ रहा है? Z1 Z2 का मॉड कितना है? R1 इंटू R2 लिखा है आपने ऊपर, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से 2 यूनिट दूरी पर है Z1 और Z2 4 यूनिट दूरी पर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो कितनी दूरी पर होगा ओरिजिन से? Sir, 8. बिल्कुल सही। लेकिन अगर इनकी ओरिजिन से दूरियां 1 से कम हो, जैसे एक 1/2 है, दूसरा 1/3 है, तो Sir, 1/6. हाँ, मतलब अगर ये ओरिजिन से 1 यूनिट से ज्यादा दूर है तो प्रोडक्ट और दूर निकल जाएगा, और अगर ये यूनिट सर्कल के अंदर है तो प्रोडक्ट सेंटर के और नजदीक आ जाएगा, और अगर 1 पे ही है तो 1 पे ही रहेगा। और इसके साथ आप ये समझिए कि Z1 Z2 ओरिजिन से 8 यूनिट पर, मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई R1 अगर 2 मान लें और R2 4 मान लें तो R1 इंटू R2 8 हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब आर्ग्यूमेंट, अगर ये θ1 है बच्चों और ये θ2 है तो इन दोनों को जोड़ दो, राइट साइड समझो। अब ये प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? जितना Z1 का आर्ग्यूमेंट था प्लस आर्ग्यूमेंट तो Z1. जुड़ रहा है और मॉड्यूलस मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लेते हैं यहां पर इसी सवाल में, जैसे मैंने R1 2 मान लिया और R2 4 मान लिया आपको समझाने के लिए, ऐसे ही θ1 मान लीजिए मैंने 30 डिग्री मान लिया और θ2 मैंने 45 मान लिया। तो जो प्रोडक्ट है वो 8 यूनिट दूरी पर होगा। ये तो ये मल्टीप्लाई बता रहा है और इन दोनों का एडिशन है, और पॉजिटिव एक्सिस से कितना बनाएगा एंगल? So, θ1 plus θ2. हाँ, तो 75, तो कुछ ऐसा बहुत ही डॉटेड। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा Z1 Z2 जो पॉजिटिव एक्सिस से θ1 प्लस θ2 एंगल बना रहा है, और इसकी ओरिजिन से दूरी R1 इंटू R2 है। क्या मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मीनिंग समझा पाया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो मॉड है वो तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनके जो आर्गुमेंट है वो आपस में ऐड होंगे। तो अगर एक का मॉड 1 से कम है, दूसरे का भी 1 से कम है, तो प्रोडक्ट और कम हो जाएगा। तो यूनिट सर्किल के अंदर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट लगातार अगर पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो सेंटर की ओर कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सेंटर की ओर आना शुरू हो जाएगा। और अगर वो यूनिट सर्किल के बाहर है तो डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगा। यूनिट सर्किल पर है तो यूनिट सर्किल पे ही रहेगा, 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1 ही होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी इतनी देर में। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अभी इससे 2 और करने हैं लेकिन टाइम ओवर हो रहा है। मेरे ख्याल से ये तो आसानी से यहीं पर किए जा सकते हैं। अभी है जूम मीटिंग में थोड़ा सा टाइम, तो हम लोग
जो दूसरा था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 टू आर्ग्यूमेंट Z1, अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं तब है ये, वरना कुछ मल्टीपल 2 पाई का और आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसे प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Z1 अपॉन Z2 अगर आप सिंपली करते हैं तो R1 e to the power I टाइम्स θ1, R2 e to the power I θ2, तो R1 अपॉन R2 टाइम्स e to the power I θ1 माइनस θ2। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 करें तो ये θ1 माइनस θ2 ही आना है। θ1 मतलब आर्ग्यूमेंट Z1, θ2 मतलब आर्ग्यूमेंट Z2। ये मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं बार बार, ये रिजल्ट तभी सही है जब प्रिंसिपल वैल्यूज आप ले रहे हैं, वरना ये गलत भी हो सकता है। तो इन जनरल ये रिजल्ट सही नहीं है। आपसे ये सवाल किसी भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि क्या ये हमेशा सही है, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए सही है हाँ, और इन जनरल नहीं है। तो प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, ये बार बार वाइवा में या कहीं पर पूछ लिया जाता है कि क्या ये हमेशा सही है, तो हमेशा सही नहीं है। चलिए ठीक हो गया। तो आर्ग्यूमेंट का हमने माइनर वो किया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है रोटेशन, कोनी मेथड क्या होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो लेकिन अभी तो टाइम हो रहा है, कल सुबह पढ़े आप इससे बाद? यस सर। तो सुबह 7:30 बजे, सुबह 7 बजे करेंगे कल, थोड़ा जल्दी करेंगे। कल छुट्टी है तो जल्दी किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।